हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। हम लोग एलपी टेक्नीशियन के बारे में जीके जीएस पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम 45 क्वेश्चन सेशन 1 में देखे थे और ये सेशन 2 है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और जो भी दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और उम्मीद करते हैं कि कल का आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर आज एक अच्छे लेवल जीके में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 5 होती है। पृथ्वी के जो ऊपर वायुमंडल है उसमें टोटल 5 परत होती है। चलिए आपको पाँचों का हम नाम याद कराते हैं, और वायुमंडलीय परत कहाँ तक रहता है उसके बारे में भी आप बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखा कीजिए, तभी आपको जीके समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर लेंगे। तो जिसकी ऊंचाई 10,000 से अधिक हो, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 10,000 से अधिक हो वैसे मौजूद वातावरण को वायुमंडलीय कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से वायुमंडलीय का वातावरण कितना है? तो 10,000 ऊंचाई पे है। टोटल 5 है, तो चलिए पाँचों का हम नाम बताते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद होता है क्या? समताप मंडल। नीचे वाला जो होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक वायुमंडल होता है। ठीक है, और जो समताप मंडल होता है उसमें जितने भी वायुयान हैं सभी अपना ट्रेवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं। और जो हम लोग सेटेलाइट जो भेजते हैं वो वायुमंडल में भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। जब मैक्सिको से नहीं गुजरती है तो गुजरती कौन रेखा से है और कौन देश से? चलिए पहले उसका देश का नाम बताते हैं। तो इसमें कांगो एक देश होता है, कांगो से होकर गुजरती है। केन्या से होकर गुजरती है, कौन सा? भूमध्य रेखा। ठीक है, और क्या है? इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, मालदीव से गुजरती है। ठीक है, तो ये सभी देश हैं, फिर से बताते हैं। कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव, ये सभी देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस देश का नाम याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जापान सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो हो जाएगा कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड जापान की देश की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1972 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1972 में, जापानी कंपनी के द्वारा। ठीक है, और इस जो सहयोग से बनाया गया तो यह क्या है? सबसे बड़ा और शिपयार्ड कोचिंग शिपयार्ड है। ठीक है, और किस कंपनी के सहयोग से किया गया था? तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, इसका संस्थापक कौन थे? तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया था। इंडस्ट्री जो हम नाम बताए हैं, यानी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, ये एक संस्था है यानी कंपनी है, उसी के द्वारा ये कोची शिपयार्ड का निर्माण किया गया था। ये कोची शिपयार्ड पड़ता कहाँ है? तो भारत के केरल में है। ठीक है, भारत के निम्न में से किस देश में छोइफेल बुंदेलिंग मार्नेस्ट का पुनर्निर्माण किया गया है? यानी भारत ने निम्न में से किस देश में छोइफेल, कौन सा? छोइफेल कुदेलिंग मॉनेस्ट्री का पुनर्निर्माण किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा नेपाल। ठीक है, कौन सा देश? तो नेपाल में किया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाउड प्लेटफॉर्म एथॉन्स लॉन्च किया है? कौन सा? तो क्लाउड प्लेटफॉर्म एथॉन्स लॉन्च किया है। किस संगठन ने किया है? तो ये गूगल ने किया है। ठीक है, किसने किया है? गूगल ने। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति को लागू करने वाला पहला देश का राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, इसे कब लागू किया गया था? तो लागू की बात करते हैं इसमें, तो 13 सितंबर 2017 को कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण 2017, यानी इसका बिल जो आया था, कब आया था? तो 2017 में आया था, इसलिए अधिनियम 2017 के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, मंत्रिमंडल में इसको मंजूरी दिया गया था। इस नीति का उद्देश्य क्या था? कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, और सेक्टर में वृद्धि के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, यानी प्राइवेट सेक्टर को, यानी प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई सर्विस है उसको बढ़ावा देने के लिए ये इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? तो 13 सितंबर 2017 को। ठीक है, यह अधिनियम 2017 में ही आया था, इसलिए अधिनियम 2017 बोलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष हैं?
तो आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। किसका है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चकमा और हजोंग, कौन सा? चकमा और हजोंग शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करें तो यह कहाँ से लगता है? तो चीन से लगता है और म्यांमार से लगता है। ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार है, जबकि उत्तर में क्या है? चीन है। ठीक है, और इसमें दक्षिण में बात करें तो इसमें भूटान से भी कुछ सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसकी चकमा और हजोंग ये जो नीति था ये कब लाया गया था? तो यह 13 सितंबर 2017 को, उस समय गृह मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह जी थे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ था। इसमें 1 लाख चकमा हजोंग जो शरणार्थी है उनको भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया था। ठीक है, ये सभी शरणार्थी लगभग 5 दशक पूर्व तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, भारत, इसमें किसको किसको लाभ मिला गया था? तो जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर हमारे इंडिया में आए थे वैसे शरणार्थियों को यह दिया गया था भारत की नागरिकता। ठीक है, तो ये कब लाया गया था? तो 13 सितंबर 2017 को। उस समय गृह मंत्री कौन थे? तो राजनाथ सिंह थे। अभी वर्तमान में गृह मंत्री क्या हैं? तो अमित शाह। ठीक है, विश्व ग्लोबल वाटर समिट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह लंदन में किया गया था। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। रूस के मास्को है। ठीक है, नेक्स्ट, और ऑस्ट्रिया का कहाँ है? वियना है। ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले अनु रानी, कौन है? अनु रानी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो अनु रानी क्या चीज़ खेलते हैं बताइए? तो ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा को भारत रत्न दिया गया था, इसीलिए 7 अगस्त को क्या बनाते हैं? तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हिंद महासागर रिम संघ IORA के प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 5 से 7 मार्च, ठीक है, 2017 को किया गया था। और यह मध्य इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि हिंद महासागर रिम जो था, है ना, हिंद महासागर रिम था, ये संघ नेताओं का प्रथम शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? जकार्ता में किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, यानी 2017 में उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हामिद अंसारी जी थे। ठीक है, भाग लिए थे। और इस संघ में कुल कितने देश हैं? यानी सदस्य देश की बात करें तो टोटल 21 गो सदस्य देश हैं, जिसमें से संवाद में 7 गो भागीदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 को बार इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आयोजित किया गया था। तो यह 5वीं बार किया गया था, तो यहाँ पे 5वीं बार हो जाएगा। ठीक है, तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 5वीं बार इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पर अतिचालकता हासिल करने का कामयाबी हासिल किया है, तो -23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर अतिचालकता हासिल करने का कामयाबी हासिल किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर से केंद्र सरकार को, यानी भारत सरकार को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। अब प्रत्यक्ष कर किसको करते हैं और अप्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 कर होते हैं, जिस दोनों को अलग अलग बांटा गया है। तो प्रत्यक्ष कर किसको कहेंगे? जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, ठीक है, व्यय कर हो गया, ब्याज कर हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। बट लेकिन संपत्ति कर को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, इसमें और हम बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर किसको बोलेंगे? जो सीमा कर हो गया, सीमा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि आप जाते हैं कहीं टोल टैक्स मिलता है तो आप उसको पैसा देते हैं, लेकिन सरकार को डायरेक्ट पे नहीं करते, आप किसी वहाँ पे टोल टैक्स लेता है उसको आप पैसा देते हैं, ये सरकार को भी अपना करता है। ठीक है, या फिर कहीं भी आप जाते हैं, जैसे बिहार से अगर यूपी चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तो वहाँ भी आपको सीमा कर देना पड़ता है। ठीक है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद कर, यानी जो आप उत्पादन करते हैं उसका पर, उसी को कर बोल के उत्पादन कर बोलते हैं। केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी आप प्रत्यक्ष रूप से किसी को पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, किसी माध्यम से, जैसे कि आप समझिए कि आप एक फिल्म देखने गए, 200 रुपये का टिकट लिए, जिसमें से 180 रुपया उसको GST हो गया, तो आप 180 रुपया आप डायरेक्ट सरकार को नहीं दिए हैं, आप एक सिनेमा वाला को दिए हैं, तो सिनेमा वाला वो फिर उसको सरकार को पे करेगा, तो उसको अप्रत्यक्ष बोलेंगे।
लेकिन प्रत्यक्ष कर उसको बोलेंगे जैसे आप ही के ऊपर लगा, ठीक है, जैसे मेरे ऊपर लगा और इसका पे खुद हम कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पत्ती प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो निवेश पत्ती नहीं लाई जाती है, बाकी उत्पादन लाया जाता है, आय लाया जाता है, आगत लाया जाता है, ठीक है। यानी तीनों पत्ती का उपयोग किया जाता है किसी भी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, जबकि निवेश पत्ती का उपयोग नहीं किया जाता है। अब चलिए इसमें कुछ और फैक्ट है उसको बताते हैं। एक होता है GNP, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो GNP के तहत 3 विभिन्न दृष्टिकोण से मापा जाता है। GNP के तहत जो आयकर है उसको 3 पत्ती द्वारा मेजर किया जाता है। चलिए इसमें पहला बताते हैं, उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण, यानी पहला फैक्ट है कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन अथवा क्या मूल्य वृद्धि पत्ती को उपयोग करते हैं। दूसरा व्यय, ठीक है, तीसरा है आय वृद्धि, ठीक है, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सामूहिक खपत से तात्पर्य क्या है? तो सामूहिक खपत से तात्पर्य क्या है? तो देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। सामूहिक खपत का तात्पर्य होता है कि देश के नागरिक द्वारा की गई खपत को ही क्या बोलते हैं? सामूहिक खपत बोलते हैं, ठीक है। इसका और ऐसे समझें कि सामूहिक खपत से अर्थ ऐसी खपत है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की जाता है, ठीक है, यानी उत्पादित कोई वस्तु किया जाता है उसका उपयोग उतना ही किया जाता है, जैसे स्कूल, पुस्तकालय, सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक यातायात। तो ये सभी ऐसा चीज़ है कि आप बनाते तो ज़रूर हैं इसका, लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। जैसे सड़क है, पुस्तकालय है, तो लाइब्रेरी जो होता है बनाता कोई एक व्यक्ति है, बट उसमें बहुत सा आदमी को उससे फ़ायदा मिलता है, ठीक है, यानी इन्वेस्ट करता है। स्कूल है, बनता तो निजी है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। सड़क है, तो सड़क कोई सरकार बनाती है, तो उसमें सभी के लिए चलने के लिए उसमें लागू है, ऐसा नहीं कि किसी को प्रतिबंध है। पुल है, स्वास्थ्य सेवाएं, तो सभी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो इसमें ऑप्शन आप दिखाते हैं, पहला केंद्रीय सरकार, एसोचैम, आगे दिखाते हैं ऑप्शन। तो मौद्रिक नीति किससे किया जाता है? तो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना की बात करें तो 1934 के अधिनियम 1935 में किया गया था, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। अब इसमें इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें RBI के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है बताइए? तो शशिकांत दास हैं। कितवें हैं? तो 25वें हैं। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों अर्थव्यवस्था है, यानी कहने का माने मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसका और पर्पस क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का अस्तित्व है। भारत में कैसा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के एक दूसरे का प्रतियोगी होकर एक दूसरे का क्या माना जाता है? तो पूरक माना जाता है। कैसा माना जाता है? तो पूरक। इसीलिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। किसके द्वारा? तो अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो निम्नतम तापमान, ठीक है, यानी मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और इसके बारे में बात करेंगे तो अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान को मेजर करने के लिए किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक यानी जमाव बिंदु जो होता है -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका क्वथनांक जो बोले, बॉइलिंग पॉइंट बोले, तो कितना होता है बताइए? तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए यह अधिकतम तापमान मापने में प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। इसलिए यह जो है अधिकतम तापमान मेजर करने में उपयोगी नहीं है। कौन सा? तो अल्कोहल थर्मामीटर, यानी न्यूनतम तापमान किसके मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर। तो VVI क्वेश्चन है, आप जितना स्टार इसमें लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। तो न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मेजर किया? तो अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्मासन काल किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के चमक, ठीक है ना। जितना पदार्थ चमकेगा उतना अच्छा फोटोग्राफ आएगा, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भासन काल पदार्थ का चमक पर निर्भर करता है। किस पे? उद्भासन काल जो है चमक पे निर्भर करता है। ये ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो माइक्रोफोन करता है, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तो माइक्रोफोन करता है, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
अब इसके बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोफोन किस पे आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा है। कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर का। ठीक है। नेक्स्ट, जेट इंजन का निर्माण किसने किया था? तो सर फ्रैंक हिटल ने किया था। ठीक है। किसने किया था? तो सर फ्रैंक हिटल ने। किसका निर्माण? तो जेट इंजन का। और इसके बारे में बात करते हैं। तो जेट इंजन क्या? तो रॉकेट सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है। इसमें करने वाला जो कार्य इंजन होता है ये बहुत ही हैवी बनाया जाता है और ये आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग किया जाता है। जो आधुनिक विमान बनाते हैं उसमें ही जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। और इसके आविष्कारक कौन है? तो ये सर फ्रैंक हिटल है। ठीक है। नेक्स्ट, पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को अस्थायी कर देता है। पायसीकरण एक क्या है? एजेंट है जो पायस को अस्थायी कर देता है। और इसके बारे में बात करते हैं। तो पायस दो या इससे अधिक अभिस्रवणी तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। इमल्सन किसको बोलते हैं? तो दो या दो से अधिक अभिस्रवणीय तरल पदार्थों से मिलकर जो बना है उसी को इमल्सन बोलते हैं, यानी एक मिश्रण है। पायसीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पायस का निर्माण होता है। पायसीकरण वह पदार्थ है जो पायस की गतिज स्थिरता को बढ़ाकर उसे अस्थायी कर देता है। ठीक है। तो कहने का माने है कि पायस एक अस्थायी है, इसको अस्थायी को बढ़ाए रखता है। ठीक है। और यह दो या दो से अधिक लिक्विड है ना, यानी तरल पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? तो न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं और इसके बाद हीलियम में परिवर्तन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है? परिवर्तन होकर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा और ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। ठीक है। तो ये किसका होता है? तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलकर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करता है और क्या देता है? तो ऊष्मा और ऊर्जा देता है। ठीक है, यानी हीट एंड एनर्जी। ठीक है। तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 71% होता है। ठीक है। तो यह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो हो जाएगा आंसर जल। क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर जल नहीं रहने के तो चंद्रमा पर जल नहीं रहने के कारण वहाँ पर जीवन रहना संभव नहीं है। ठीक है। वातावरण में नाइट्रोजन की बात करें तो कितना पाया जाता है? 78%। कितना? 78%। जबकि ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%, जिसमें श्वसन के दौरान 4% इसमें क्या होते हैं? CO2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नाभिक के गुण किस पे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। ठीक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो वह ब्रोमीन है। यानी तरल अवस्था में पाया जाने वाला कौन अधातु है? तो ब्रोमीन है। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये आवर्त सारणी के 7वें समूह में है, यानी 7वां ग्रुप में है। कौन? तो ब्रोमीन आवर्त सारणी का 7वां ग्रुप है। ठीक है। और मात्र यह एक ऐसा अधातु है जो समान नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, या द्रवावस्था में पाया जाता है। बाकी कोई ऐसा अधातु नहीं है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। अगर धातु पूछता तो मरकरी हो जाता। कौन होता? तो मरकरी हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र के जल को शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? तो आसवन, यानी इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? डिस्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलाइजेशन। ठीक है। तो डिस्टिलाइजेशन को ही आसवन विधि बोलते हैं। तो समुद्र को जल के शोधन करने के लिए समान रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं। तो CO2 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब आग लग जाते हैं, यानी अग्निशामक जो गाड़ी होती है, फायर गाड़ी, तो फायर ब्रिगेडियर में इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक ठोस रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एक ठोस रूप है जो शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, एक कैसा आप लोग का सेशन लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें एक सेशन और डालेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।